नौवारिद को साथ लिए वो दूसरे कमरे में पहुंचा जहां नबी खान और उसके साथी सलाह मशवरा कर रहे थे। उन पर चंद की गद्दारी की खबर बिजली बनकर गिरी। नबी खान ने संभलते हुए हुक्म दिया, अपना असलहा संभालो और यहाँ से निकलने की कोशिश करो। फिर वो शेरू से मुखातिब हुआ, बोला, शेरू मेरे बेटे, आज मेरी आखिरी बात मान लो। आसिया और अपनी बच्ची के साथ पाकिस्तान चले जाओ। ये गुलामी की स्याह रात ढलती दिखाई नहीं देती। मेरे बच्चे, हमारा मुकाबला दुश्मन से नहीं अपनों से है, और हमारा जवाबी वार भी अपने ऊपर ही होता है। मुमकिन है कभी तकदीर को हम पर रहम आ जाए और वो हमें कम से कम अपनों के अताब से बच निकलने की मोहलत नसीब करे। शेरू का गला रुंध गया, बोला, चाचा, कश्मीर का आखिरी हिसार भी टूट जाएगा। नबी खान बोला, ये खुदाई फैसला है मेरे बच्चे, इसे कबूल करना ही होगा। हमारे आमाल ने हमें ये दिन दिखाए हैं। ये लो स्टेन गन। उसने एक गन शेरू की तरफ बढ़ाई और दूसरे कमरे में मौजूद आसिया को बाजू से पकड़कर बाहर ले आया। नन्ही आकिफा आने वाली कयामत से बेखबर अपनी माँ के सीने से चिमटी गहरी नींद सो रही थी। नबी खान ने झुककर उसके माथे पर बोसा दिया, आसिया मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। वो सामने वाले रास्ते की तरफ निकलकर गांव के बाहर वाले मंदिर तक पहुंचो, हम तुम्हारे पीछे आते हैं। नबी खान ने आसिया को खुफिया रास्ते की तरफ रवाना होने की हिदायत की। शेरू ने बेख्तियार आगे बढ़कर सोई हुई आकिफा का मुंह चूम लिया। अल्लाह के हवाले आसिया, फी अमानिल्लाह। उसमें आसिया से नजरें मिलाने की हिम्मत ही नहीं रही थी। आसिया का गला रुंध गया, बोली, खुदा हाफिज। उसने बच्ची को चादर में अच्छी तरह लपेटकर अपने सीने से चिमटा लिया और उस रास्ते पर गामजन हो गई जो किसी हंगामी जरूरत के वक्त उसे इख्तियार करना था। नबी खान ने आंखों से लगी दूरबीन से वो ट्रक देख लिए थे जिन्होंने गांव को घेरे में लेना शुरू कर दिया था। इधर आओ शेरू, हम दूसरी तरफ से निकलेंगे, उसने आसिया की मुखालिफ समत में बढ़ते हुए शेरू से कहा। दोनों एक दूसरे के ताक़ुब में अपनी अपनी गन्ने संभाले चल रहे थे, लेकिन दोनों ये बात भूल चुके थे कि चंद ने सबसे पहले दुश्मन को फरार के खुफिया रास्ते ही से आगाही दी होगी, और दोनों बमुश्किल चंद गज आगे बढ़े थे जब हवाई फायरिंग ने उनके कदम थाम लिए। नबी खान ने एक आड़ में रुकते हुए दोबारा दूरबीन आंखों से लगाई तो जैसे उसका वजूद पत्थर हो गया। वो मंजर ही कुछ ऐसा था। आसिया के फरार वाले रास्ते के एन सामने से अचानक नमूदार होने वाले फौजियों ने उसे ललकारने या हॉल्ट कहने की जहमत भी गवारा न की। बैक वक्त 3-4 गन्नों की सुर्ख जबानें उस तरफ लपकी और आसिया का जिस्म खून में नहा गया। कश्मीर खून में गर्क होने लगा था। नबी खान ने कश्मीर की बेटी को लहू का गुस्ल लेते हुए तेवरा कर गिरते देखा। उसकी मासूम बच्ची आकिफा को माँ की गोद में आवाज निकालने की मोहलत भी शायद नसीब नहीं हुई जब फरिश्ता अजल ने उसे आ लिया। आसिया डगमगा कर पहलू के बल गिरी। उसकी गिरफ्त अपनी बच्ची के गिर्द इतनी सख्त थी कि वो आखिर दम तक उससे जुदा न हुई। माँ बेटी का खून एक दूसरे के खून में मिलकर एक हो गया। नन्ही आकिफा अपनी माँ के पहलू से चिमटी हुई थी। उनके जिस्मों से बहने वाला लहू अब नबी खान की आंखों में उतर आया था। उसके दांत एक दूसरे से इस तरह सख्ती से जुड़े हुए थे कि उसके जबड़ों की हड्डियां बाहर निकलती महसूस हो रही थी। हमलावरों ने रुककर माँ बेटी की मौत की तस्दीक भी नहीं की। वो दौड़ते हुए उस पहाड़ी की तरफ आ रहे थे जहां साइका के जांबाजों की मौजूदगी ने उनके तन बदन में आग लगाई हुई थी। शेरू ने जब टिकटिकी बांधे नबी खान को उस समत नजरें जमाए देखा तो उससे रहा न गया। बोला, क्या बात है चाचा, क्या हुआ, मुझे दिखा। उसने नबी खान के हाथ को जरा सा झटका देकर दूरबीन उसकी आंखों से ले ली। फिर दूरबीन शेरू की बेचैन आंखों पर जम गई। उसमें सामने का मंजर देखने की ताब न रही। बमुश्किल चंद लम्हे ही दूरबीन उसकी आंखों पर रही जब उसे अपना वजूद मिट्टी होता महसूस हुआ। उसे यूं गुमान गुजरने लगा जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता किस्तों में मर रहा हो। दूरबीन उसके हाथों से निकलकर जमीन पर गिर पड़ी और वो कटे हुए दरख्त की तरह खुद भी वहीं ढेर हो गया। उसका बदन सरसाम के मरीजों की तरह झटकों से कपकपा रहा था। उसके सामने का मंजर धुंधलाने लगा और उसकी बीवी और बच्ची के मुकद्दस और मासूम खून की चादर उसकी आंखों के सामने तन गई। उसे इर्द गिर्द के मनाजिर और अपने गिरदा गिर्द खड़े साथी उसी लहू में डूबते गर्क होते दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखों से टपकता लहू अंगारे बनकर उसके गालों पर बहने लगा। फिर जैसे उसके लहू का खमीर बदलने लगा। अचानक ही उसे यूं लगा जैसे किसी ने ताकतवर इंजेक्शन के जरिए उसके लहू में आग भर दी है। उसके बदन में अंगारे तड़पने लगे और रूह जो अपने बदन से निकलती महसूस हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता वापस आने लगी। किसी अनदेखी ताकत ने उसे जमीन से उठाकर खड़ा कर दिया। वो बड़बड़ाया, मैं इंतकाम लूंगा, इंतकाम। उसने गर्दन मोड़ी तो नबी खान की अंगारा आंखों से खारिज होती बरकी लहरें उसे अपने जिस्म में धंसती महसूस हो रही थीं। बूढ़े नबी खान की उंगलियां उसके बाजू के गोश्त में उतरने के बाद हड्डी के गिर्द अपना शिकंजा तंग कर रही थीं।
نبی خان کی آواز کا قہر تھا کہ شیرو اپنی جگہ منجمد ہو کر رہ گیا۔ شیرو، اس نے جواب دینے کی بجائے صرف سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے ہی پر اکتفا کیا۔ تو نے سائقہ میں شمولیت کے وقت ایک حلف دیا تھا مجھے۔ نبی خان غرایا۔ شیرو کو بولنے کے لیے زور صرف کرنا پڑا۔ بولا، ہاں چاچا۔ نبی خان نے کہا، میرے بیٹے، تو نے کبھی میری اطاعت سے منہ نہیں موڑا، اور آج بھی میرا یہ آخری حکم تجھے ماننا ہوگا۔ جس طرح بھی ممکن ہو چند زیب کو جان سے مار ڈالنا، پھر پاکستان چلے جانا۔ میں دشمن سے تمہاری بیوی اور بچی کا انتقام لوں گا، اور تم سارے کشمیر کے بے گناہوں کے خون کا انتقام لینے کی تیاری کر کے واپس آنا۔ شیرو، اگر تو ہمارے پیچھے آیا یا یہاں سے فوراً نہ نکل گیا تو صف توڑنے پر میں روز قیامت تیرا گریبان پکڑوں گا۔ جا میرے بیٹے، نکل جا۔ تیرے سوا اور کوئی مجھے ایسا نظر نہیں آتا کہ جو میرے مشن کو جاری رکھ سکے۔ شیرو کی حالت اس بپھرے اور تلملائے ہوئے شیر کی سی تھی جس کے سامنے سے اس کا شکار اچانک ہٹا لیا جائے۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کچھ کر گزرے۔ چاچا نبی خان نے قرآن مجید پر اٹھایا ہوا حلف یاد دلا کر اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے۔ وہ یہاں سے زندہ واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ آسیہ اور اپنی بچی کی طرح اور ان لوگوں کی طرح جو اس کے سامنے مرنے جا رہے تھے دشمن سے لڑتا ہوا مر جائے، لیکن نبی خان اس کے اور موت کے درمیان دیوار بن کر کھڑا ہو گیا تھا اور اپنا خنجر نکال کر اسے تھما دیا تھا۔ نبی خان نے کہا، شیرو، چنزیب کو اس خنجر سے قتل کرنا۔ اس کی موت جتنی اذیتناک ہوگی ہماری روحوں کو اتنا ہی سکون ملے گا۔ جاؤ، خدا تمہارا نگہبان ہو۔ ادھر آزاد کشمیر کی فضاؤں کو ہمارا سلام کہنا۔ وہاں کے لوگوں کو بتانا کہ ابھی ایسے سرپھرے یہاں زندہ ہیں جنہوں نے کشمیر کو بھلایا نہیں۔ کشمیر کی قسمت کا فیصلہ اقوام متحدہ کے ایوانوں میں نہیں، سری نگر کی پہاڑیوں میں ہوگا۔ ہم اپنے خون سے آزادی کا جو باب لکھیں گے وہی ہماری تاریخ بنے گا، وہی ہمارا فیصلہ ہوگا۔ آؤ ساتھیو۔ نبی خان نے ساکت کھڑے شیرو کے ایک ہاتھ میں خنجر تھما کر دوسرے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر شدت جذبات سے دبایا، اس کے ماتھے کو بوسہ دیا اور اس کی پیٹھ پر تھپکی دے کر اس راستے کی طرف بڑھا دیا جو انہوں نے اس طرف سے حملہ کرنے والوں کی ممکنہ مدافعت کے لیے منتخب کر رکھا تھا۔ شیرو دل پر پتھر رکھ کر پلٹا۔ اس نے اپنا سفر یہاں سے روانہ ہونے والے سربلندوں کی مخالف سمت میں شروع کیا تھا۔ اس کی جیب میں کچھ کرنسی تھی، ایک خنجر، کپڑوں کے نیچے بندھا ہوا ریوالور اور بیلٹ میں گولیوں کے علاوہ اس نے ہاتھوں میں اسٹین گن اور پہلو سے لٹکتے تھیلے میں بھری ہوئی کچھ میگزینیں اور گرینیڈ وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ روانگی کے وقت اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ عاقفہ اور آسیہ کے خون میں لتھڑے ہوئے جسم اس کے ذہن سے چپک کر رہ گئے تھے۔ وہ بیک وقت زندہ بھی تھا اور مردہ بھی۔ اسے اپنی بیوی اور بچی کا آخری دیدار تک نصیب نہیں ہوا تھا۔ یہ تھا اس کی تمام تر جد و جہد کا نتیجہ۔ اس روز بد کو دیکھنے کے لیے اس نے اتنی قربانیاں دی تھیں کہ ان میں سے انہی کا کوئی ساتھی اٹھے اور چند ٹکے اپنے ضمیر کی قیمت وصول کر کے ان سب کے کیے کرائے پر پانی پھیر دے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو دیکھا اور کانوں سے سنا تھا جو کشمیر آزاد کروانے کے لیے اپنی جان سے گزر جانے کی قسمیں کھایا کرتے تھے، لیکن جو ٹکوں کے مول بک گئے، معمولی عہدوں اور سکوں کی بھینٹ چڑھ گئے۔ کل تک جو لوگ بھارتی حکومت کا نام سننا گوارا نہیں کرتے تھے وہ آج اس حکومت کے ستون بنے ہوئے تھے۔ شیخ عبداللہ کا حشر بھی ان لوگوں کو خواب غفلت سے نہ جگا سکا۔ 1952 کے بعد سے جو حشر شیخ عبداللہ کا ہو رہا تھا وہ سب کے سامنے تھا، لیکن سب اقتدار کی کرسیوں سے چمٹے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی فکر کر رہے تھے۔ کل تک کشمیر کے جو وفادار تھے آج بڑھ چڑھ کر غاصبوں کی وفاداری کے گن گا رہے تھے۔ شیرو سوچ رہا تھا، یہ سب بکواس ہے، کوئی انقلاب نہیں آئے گا یہاں۔ یہ لوگ محض چند ٹکڑوں کی خاطر سارے کشمیر کی عزت سے کھیلتے رہیں گے۔ یہ سب چور ہیں، انہوں نے گھات لگا کر خود اپنا شکار کھیلا ہے۔ اچانک ہی زوردار دھماکوں نے اس کے قدم ڈگمگا دیے۔ وہ سمجھ گیا کہ دشمن اس کے ساتھیوں کے نرغے میں پھنس چکا ہے اور انہوں نے ہینڈ گرینیڈ پھینکنے شروع کر دیے ہیں۔ لیکن شیرو جانتا تھا کہ اب اس کے ساتھیوں کے بچ نکلنے کے امکانات بھی ختم ہو رہے ہیں۔ اس نے فرار کے لیے طویل پہاڑی راستہ منتخب کیا تھا کیونکہ نزدیک کے 2-3 دیہات بھی فوج نے اپنے گھیرے میں لے رکھے تھے اور اپنا مشن ادھورا چھوڑ کر مرنا اسے گوارا نہیں تھا۔ رات کے دوسرے پہر وہ سری نگر شہر میں داخل ہو چکا تھا۔ اپنے کسی اڈے کی بجائے اس کا رخ سری نگر کی اس ماڈرن آبادی کی طرف تھا جو حال ہی میں آباد ہوئی تھی، جہاں چنزیب کو جو سرکاری افسر ہونے کے علاوہ ان کا ساتھی بھی تھا ایک خوبصورت بنگلہ الاٹ ہوا تھا۔ ان لوگوں نے چنزیب کے متعلق کبھی غداری کا تصور بھی نہیں کیا تھا کیونکہ وہ بے نیاز اور ہر طرح سے مطمئن زندگی گزار رہا تھا اور یہاں بہرحال ایک بہتر مستقبل کے ساتھ قیام پذیر تھا۔ لیکن وہ انہیں ڈبل کراس کر گیا محض چند ہزار روپوں کے لالچ میں، کیونکہ سرکار نے نبی خان اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے انعام مقرر کر رکھا تھا۔
शेरू के लिए स्टेन गन के साथ यहाँ तक पहुँचना नामुमकिन नहीं था। उसे अपनी गन खुद से जुदा करते हुए दुख तो बहुत हुआ था, लेकिन इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। मॉडर्न आबादी का ये बंगला कोहरे और अंधेरे की चादर में डूबा हुआ था। गेट के अंदर एक सरकारी जीप खड़ी थी, जिसके पीछे लगी तख्ती चंजेब का ओहदा बढ़ाने पर दलालत करती थी। बंगले के वस्त में बने कमरे से निकलती रोशनी शेरू को चौकन्ना कर रही थी कि इमारत के मकीन अभी जाग रहे हैं। शेरू बखूबी इस बात को समझ रहा था कि चंजेब उन लोगों की तरफ से किसी इंतकामी कार्रवाई के खौफ से नहीं जाग रहा, क्योंकि उसके आकाओं ने उसे यकीन दिलाया होगा कि तमाम गद्दार मारे गए हैं। खुद उसे भी यकीन था कि कोई जिंदा बचकर नहीं जा सकता, क्योंकि उसने फरार के तमाम रास्तों की निशानदेही कर दी थी। बंगले की छोटी सी ऊंचाई वाली दीवार फलांग कर जब वो अंदर दाखिल हुआ तो उन लोगों की इस कदर बेपरवाही पर वो मुताज्जिब हुए बगैर न रह सका। बाहर कोई ज़ीरूह भी तो मौजूद नहीं था, और इस एहसास ने कि वो अपनी बीवी और मासूम बच्ची के कातिल के घर में आ गया है, उसके तन बदन में शोले भड़का दिए थे। वो किसी भी लम्हे खूंखार चीते की तरह चंजेब पर झपट कर उसे चीर फाड़ देना चाहता था। उसका सारा दुख कहर में बदल रहा था, और वो किसी भी लम्हे अजल बनकर उस पर टूटने के लिए पर तोल रहा था। किसी भी मुमकिन मुदाफियत का बंदोबस्त उसने वहीं बरामदे के एक सुतून की आड़ में रुक कर लिया था। वो बिल्ली की तरह दबे कदमों उस कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। कमरे से शराब के नशे में धुत आवाजें अब उसे बखूबी सुनाई देने लगी थी। कभी कभी मर्दाना कहकहों के साथ निस्वानी चीखनुमा हंसी भी उभर रही थी, जिसका मतलब ये था कि गद्दार अंदर दादे ऐश दे रहा है। एक लम्हे के लिए रुक कर उसने सोचा, फिर खंजर को जो उसने हाथ में पकड़ रखा था दोबारा अपनी लंबी गर्म जुराब में उड़स लिया। दूसरे ही लम्हे वो रिवॉल्वर को हाथों में तोल रहा था। अचानक आसमान पर बादल जोर से धाड़े और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। जोश इंतकाम से उसके सांसों की तरतीब बिगड़ने लगी। उसने मुंह के जरिए 2-3 लंबे लंबे सांस बाहर फेंक कर खुद को नॉर्मल किया। दरवाजे पर उसने इतनी जोरदार लात मार कर उसे खोला था कि उसकी चिटखनी टूट गई थी। अंदर चंजेब और एक फौजी सोफे के सामने मेज पर शराब की बोतल रखे बैठे थे, जो करीबन खाली हो रही थी। एक आबरू बाख्ता लड़की उन दोनों के दरमियान थी, जिसकी आंखें शेरू को देखते ही खौफ से फटती चली गईं। चीख उसके गले में अटक कर रह गई। चंजेब का नशा शेरू पर नजर पड़ते ही हिरन हो गया, जिसके हाथ में पकड़े रिवॉल्वर की नाली उसकी तरफ उठी हुई थी। तुम? उस पर लर्जा तारी हो गया। फौजी अफसर खौफ से मुंजमद हो चला था। कौन हो तुम? शेरू फुनकारा, कोई आवाज मुंह से ना निकालना। उसकी लहू भरी आंखें चंजेब को अपने सीने में धंसती महसूस हो रही थी। उसने लड़की की तरफ रिवॉल्वर की नाल से इशारा किया। बोला, तुम उठो और अपने कपड़े पहनकर सामने दीवार से लगकर खड़ी हो जाओ। लड़की डगमगाते कदमों से अपने कपड़ों तक पहुंची। कपड़े पहनते हुए यूं लगता था जैसे किसी भी लम्हे वो बेहोश होकर गिर पड़ेगी। उसने जैसे तैसे कपड़े पहने और दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। अपने हलक को तर करने के लिए उसे बार बार थूक निकलना पड़ता था। शेरू ने कमरे में एक खूंटी से लटकी फौजी जर्सी पर एक नजर डालते हुए फौजी को मुखातिब किया। तुम मेजर टंडन हो? मेजर की बजाय चंजेब ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला। शेरू देखो। शेरू धाड़ा, बको मत। वो चंजेब को आवाज निकालने की मोहलत भी नहीं देना चाहता था। चंजेब सहम कर खामोश हो गया। फौजी जो आर्मी इंटेलिजेंस का मेजर था, जल्द ही उसने खुद को संभाला दिया। बोला, बेवकूफ मत बनो जवान, तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दो। शेरू उसकी बात काट कर गुर्राया। मैं जहां से बचकर आ गया हूं, वहां तुमने इस गद्दार की मुखबरी पर बहुत फौज भेजी थी मुझे मारने के लिए। तुमको बहरहाल मरना था मेजर, जल्द या बदेर, क्योंकि तुम्हारे हाथ बहुत बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं। मेजर को वाकई गुस्सा आ गया। वो बोला, तुम पागल हो गए हो? शेरू बोला, हाँ, और मेरे पागलपन का शिकार तुम चंजेब सबसे पहले बनोगे। मैं तुम दोनों को मार डालूंगा मेजर टंडन। सिर्फ ये फाहिशा तुम्हारी कहानी सुनाने के लिए जिंदा रहेगी। बादल इतनी जोर से धाड़ा कि शेरू के रिवॉल्वर से निकलने वाली गोली की आवाज भी उसमें दब कर रह गई। मेजर टंडन ने अपने सामने रखी मेज को पांव मारने की कोशिश की थी। वो शायद शेरू की टांगों को निशाना बनाना चाहता था। गोली उसके माथे के ऐन वस्त में दोनों आंखों के बिल्कुल दरमियान लगी। शेरू के निशाने के मुताल्लिक चंजेब को कोई गलत फहमी नहीं थी। मेजर ने शायद उसे कोई आम सा बदमाश ही समझा था। उसका मुंह खुले का खुला रह गया था। खून की एक लकीर उसके माथे से फूटी और वो आगे को झुककर मेज पर गिर पड़ा, बिल्कुल ऐसे जैसे उसने बैठे बैठे सस्ताने के लिए अपना सर मेज पर टिका दिया हो। डकराते हुए बकरे की तरह उसने अपना सर उठाने की कोशिश की, लेकिन दोबारा उसे अपनी गर्दन मोड़ने की मोहलत भी न मिली। इस मर्तबा शेरू ने उसका भेजा ही बाहर निकाल दिया। लड़की के लिए यह मंजर इतना दहशतनाक था कि वो अपनी जगह खड़ी खड़ी धड़ाम से गिरी और बेहोश हो गई। शेरू ने उसकी तरफ मुड़कर देखना भी गवारा नहीं किया था।
वो अब बराह रास्त चंदजेब की आंखों में झांक रहा था, जिसका चेहरा खौफ से पीला पड़ चुका था। खून की एक रमक भी नहीं दिखाई दे रही थी। वो घिघियाने लगा, मुझे माफ कर दो। शेरू इतनी जोर से धाड़ा कि बादल की गरज में उसकी आवाज नुमाया थी। तुम काबिल माफी हो, तुम्हें खुदा भी माफ नहीं करेगा जलील। मैं तुम्हें इतनी अजियतनाक मौत मारूंगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उसने पिस्तौल अपनी जैकेट की जेब में डालकर नबी खान का दिया हुआ खंजर निकाल लिया। खंजर शेरू के हाथ में देखकर खौफ और दहशत से चंदजेब की आंखें फैल गईं। उसने चंदजेब को कमरे की खाली समत इशारा किया, उठो और इस तरफ आओ। वो खौफ से थरथराता उसके हुक्म की पाबंदी करने लगा। अभी उसने चंद कदम ही उठाए थे जब अचानक शेरू अपनी जगह से स्प्रिंग की तरह उछलकर उसके पहलू में आ गया, और इससे पहले कि चंदजेब कोई मुदाफियत करे, उसके खंजर के भरपूर वार ने चंदजेब की अंतड़ियां बाहर निकाल दी। उसके बाद तो जैसे उस पर जुनून तारी हो गया। उसे याद भी न रहा कि उसने चंदजेब को कितने घाव लगाए थे। चंदजेब की चीखों ने आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ना शुरू कर दिया था। लड़की को होश आ गया, लेकिन सामने का मंजर देखने की ताब उसमें नहीं थी। उसके हलक से बड़ी बेहंगम और डरावनी सी आवाजें निकल रही थी। उसने अपनी आंखों पर दोनों हाथ रखकर मुंह जानों में छुपा लिया। शेरू जब चंदजेब से अलग हुआ तो उसकी लाश नाकाबिले शनाख्त हो गई थी। शेरू के कपड़े खून से रंगे हुए थे। उसकी नफरत का ये आलम था कि उसने गुस्से से हाँफते हुए भी चंदजेब की लाश को ठोकर मारी और उस पर थूक कर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। खंजर अभी तक मजबूती से उसके हाथ में था। शेरू ने एक नजर खंजर के दस्ते पर बने शाहीन के निशान पर डाली। ये साइका का इम्तियाजी निशान था और उसे चंदजेब की लाश पर फेंक दिया। अब उसे आहिस्ता आहिस्ता करार आने लगा था। चंदजेब को अपने हाथों से कत्ल करके उसे एक अजीब सा रूहानी सुकून महसूस हो रहा था, जैसे उसने अपने ऊपर पड़ा मन्नो बोझ उतार कर फेंक दिया हो। वो एक आग सी जो शाम से अब तक उसके अंदर मुसलसल दहक रही थी। चंदजेब के खून के छींटों ने उस पर शबनम का काम किया था। अचानक ही आसिया और उसकी बच्ची के खून में नहाए हुए लाशें उसके सामने सवाल बनकर आन खड़े हुए और उसकी दहकती आंखों से गर्म आंसुओं के धारे निकलकर उसके चेहरे पर फैलने लगे। जल्द ही वो नॉर्मल हो गया। उसने लड़की को दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा होने को कहा और बाथरूम के खुले दरवाजे में दाखिल हो गया। अपना पिस्तौल और गोलियां एक तरफ रखकर उसने अपने कपड़े चंद लम्हों में उतार दिए। बमुश्किल 2 मिनट के बाद वो अपना मुंह हाथ धोने से फारिग हो गया था। बज़ाहिर उसके जिस्म पर खून का कोई धब्बा नहीं रहा था। अलमारी से कपड़ों का जोड़ा निकालकर उसने अपने कपड़े तब्दील किए और बाहर निकल आया। लड़की को उसने बाथरूम में बंद कर दिया। कमरे में रुककर उसने कपड़ों के ऊपर मेजर का वेस्ट कोट पहना, टोपी सर पर जमाई और उसके कपड़ों की तलाशी लेने से जो चाबियों का गुच्छा बरामद हुआ था उसे हाथ में तोलता बाहर निकल आया। दूसरे ही लम्हे बाहर खड़ी मेजर टंडन की जीप में वो उड़ा जा रहा था। हरी पर्वत और बादाम वादी से गुजरता वो उस सड़क पर आ गया था जो श्रीनगर को सूरा से मिलाती थी। झील के किनारे जीप रोककर उसने चंद लम्हे कुछ सोचा, फिर जीप को पहले गियर में डालकर पहाड़ी सिलसिले पर ऊपर ही ऊपर चढ़ने लगा। एक जगह इंजन रोककर वो बाहर निकल आया। इंजन स्टार्ट था जब उसने गियर दबा दिया। जीप को झटका लगा और वो लुढ़कनियां खाती सैकड़ों फुट नीचे जा गिरी। सूरज ने अपना खूनी चेहरा पहाड़ियों की ओट से बाहर निकालना शुरू कर दिया था जब वो पहाड़ियों के दामन में बने गांव नील बल के एक दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। दरवाजा दरमियानी उम्र के एक कश्मीरी ने खोला। शेरू पर नजर पड़ते ही वो चौंका। अंदर आ जाओ। ये उसका साथी जमाल था। अंदर दाखिल होते ही उसने दोबारा कुंडी लगाकर दरवाजा बंद कर दिया। शेरू इस दौरान एक चारपाई पर ढेर हो चुका था। जमाल ने सिर्फ एक ही नजर उसकी तरफ देखा था और आंखें झुका ली थी। उसने अपनी हालत पर कदरे काबू पाते हुए कहा, मुझे तमाम हालात का कल ही इल्म हो गया था शेरू। अफसोस, हम बिलाखिर अपनों ही के हाथों अपने अंजाम को पहुंचे। मुझे तुम्हारे दुख का एहसास है शेरू। मैं ही जानता हूं या फिर खुदा की जात कि जब इसी तरह जालिमों ने मेरे जवान बेटे और उसकी माँ को मार डाला था, लेकिन मेरे दोस्त आजादी के लिए। शेरू ने तड़प कर उसकी बात काट दी। चुप हो जाओ जमाल। किस आजादी की बात करते हो जो कभी हमारे मुकद्दर में थी नहीं? जब अपने अपनों को खाने लगे, जब घर का हर भेदी लंका ढाने पर तुला हो महज चंद टकों और इक्तदार के लिए, जब हम खुद ही अपनी गैरत को बेचने लगे तो आजादी कैसी? यहाँ किसकी हुकूमत है? कौन हुक्मरान है हमारा? किसने हाथ मजबूत कर रखे हैं ब्राह्मणों के? नहीं जमाल, ये सब फ्रॉड है, ये सब लुटेरे हैं। जमाल के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था। वो बोला, मैं तुम्हारे लिए नाश्ते का बंदोबस्त करता हूँ। कहवे की प्यालियां दोनों के आगे रखी हुई थी। शेरू ने जमाल को अपनी सारी कहानी सुना दी। उसने जमाल की आंखों में झांका, कहा, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। जमाल ने कहा, मुझे इल्म है, अब तुम यहाँ एक पल रुकना गवारा नहीं करोगे। शेरू की ताकत मुझे बार बार इस बात का यकीन दिलाती थी कि तुम जिंदा हो। मैं कल ही चला जाता, लेकिन मैं शायद लाशऊरी तौर पर तुम्हारी ही आमद का मुंतजिर था।
میں نے آج سے 2 سال پہلے ہی نبی خان سے کہہ دیا تھا کہ یہ زمین اب غیرت مندوں پر تنگ ہونے لگی ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا نام بزدلوں یا بھاگ جانے والوں کی فہرست میں آئے۔ میرا اب یہاں ہے ہی کیا، بیٹا تھا یا بیوی، اب تو دونوں ہی نہیں رہے۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر چپ ہو رہا۔ دونوں دوست کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ دونوں نے شام ڈھلنے پر یہاں سے نکلنے کا پروگرام بنایا تھا۔ منصوبے کے مطابق جمال کو بارامولہ کے راستے سرحد عبور کرنا تھی اور شیرو نے جموں کی طرف نکلنے کا پروگرام بنایا تھا۔ وہ آزاد کشمیر کی بجائے پنجاب کو اپنا مسکن بنانا چاہتا تھا۔ شام ڈھلے وہ دونوں اس گھر سے چھپتے چھپاتے باہر نکل آئے۔ جمال نے ایک جگہ رکتے ہوئے کہا، شیرو، تم سے بحث کرنا فضول ہے کیونکہ تم نے زندگی بھر کسی کو اپنے فیصلوں میں شریک نہیں کیا، لیکن بہتر ہوتا اگر ہم اکٹھے سفر کرتے۔ شیرو نے کہا، نہیں جمال، یہ خطرے کا باعث ہوگا۔ وہ لوگ سورا تک جیپ کے تعاقب میں آئیں گے اور یہاں کی سیکیورٹی بھی جلد ہوشیار ہو جائے گی۔ تم ابھی ان بھیڑیوں کی نظر میں نہیں آئے، جبکہ میری بات اور ہے۔ میں ان کو اپنے پیچھے لگا کر سری نگر تک واپس لے جاؤں گا۔ اس کے بعد میں فرار کے لیے شاید کوئی اور بارڈر منتخب کروں۔ گاؤں کے باہر ایک پہاڑی کے دامن میں جہاں سے 2 راستے متضاد سمتوں کو پھوٹتے تھے وہ رک گئے۔ شیرو نے کہا، جمال، میری خواہش تھی کہ یہ جنگ کسی کے ہاتھوں میں منتقل کر کے یہاں سے جاتا۔ میں جانتا تھا کہ میری زندگی میں ممکن ہے کشمیر آزاد نہ ہو، لیکن اگلی نسل کو ہم آزاد زندگی اور محفوظ مستقبل دے کر جائیں، لیکن وہ اپنی بات مکمل نہ کر پایا۔ جمال نے کہا، خدا حافظ میرے دوست، میں خدا سے دعا گو ہوں کہ پاکستان میں تمہاری دوستی مجھے نصیب رہے۔ شیرو کے ہونٹ کپ کپائے، فی امان اللہ۔ کافی دور جا کر اس نے پلٹ کر ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا دوست بارامولہ کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا مانگی، خدا تمہیں اپنی امان میں رکھے، اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنی منزل کی طرف ہو لیا۔